किए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है दो सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करना और उसकी दिशा ज्ञात करना। इसकी जो गणितीय विधि है उसकी हम चर्चा करेंगे, इसे हम समांतर चतुर्भुज विधि भी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास में दो सदिश है और दो सदिश जो है उन सदिशों को हम नाम दे देते हैं। एक सदिश को हम मान लीजिए P कह देते हैं, दूसरे सदिश को हम Q कह देते हैं। ये जो Q सदिश है वो इस दिशा में है मान लीजिए, और जो P सदिश है वो कुछ इस दिशा में है। तो कल हमने जैसा हमने देखा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये एक P सदिश है, ये एक Q सदिश है और ये एक P सदिश है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों के समानांतर दो रेखाएं बनाना चाहूं तो P के समानांतर मैं ये एक रेखा बना देता हूं। ये P के समानांतर रेखा है, ये भी P सदिश के रूप में ही होगा। और जो Q के समानांतर रेखा है वो Q सदिश के रूप में होगा, ये Q सदिश के रूप में हो गया। इसकी दिशा इस प्रकार से होगी। अगर मैं इसका परिणामी निकालना चाहूं तो हम सब जानते हैं कि यदि दो आसन्न भुजाएं किसी सदिश की किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो अक्रमागत सदिशों को व्यक्त करती है तो इनका जो मिलान बिंदु है उससे होकर निकलने वाला जो विकर्ण है वो इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा, R को व्यक्त करेगा। ये Q है तो इसके समानांतर भुजा भी Q होगी। ये हमारे पास में आ गया। अगर आप इधर से भी देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो भुजा हमारे पास में है O, अगर मैं इसको कहूं, ठीक है, और इसको मैं A कहूं और इसको मैं B कहूं तो मैं कहूंगा OA P सदिश को व्यक्त कर रहा है, AB जो है वो Q सदिश को व्यक्त कर रहा है और OB जो है वो हमारे पास में R सदिश को व्यक्त कर रहा है। तो OA यानी P सदिश और AB यानी Q सदिश ये दोनों क्रमागत सदिश है। तो तीसरी भुजा R जो है वो इनके योग को व्यक्त करेगा, तो R जो है वो हमारे पास में हो जाएगा सदिश रूप में। अगर हम देखना चाहें तो P प्लस Q, यानी कि दो सदिशों का परिणामी सदिश एक्चुअल में उन दोनों सदिशों के योग के तुल्य होता है। लेकिन जैसा कि मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि इन सदिशों का योग करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अब अगर मैं ये जो हमने चित्र बनाया है इस चित्र में से मैं कुछ भाग को यहाँ पर हटाना चाहता हूं, मैं इस भाग को हटा देता हूं, इस रेखा को यहाँ से हटा देता हूं और इस रेखा को भी यहाँ से हटा देता हूं, तो ये चित्र मेरे पास में कुछ इस प्रकार का रह जाएगा। मैं इस चित्र को थोड़ा सा और क्लेरिफाई और थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहूं तो देखिए ये हमारे पास में P सदिश है, ये हमारे पास में P सदिश है इस दिशा में, ये हमारे पास में Q सदिश है, देख रहे हैं आप चित्र में जैसा बना हुआ है वैसे, और ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई है R सदिश, ठीक है। ये O बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये P सदिश हम पहले कह चुके हैं, ये Q सदिश हम ऑलरेडी कह चुके हैं, ये R सदिश है जो इनका परिणामी सदिश है। अगर हम इस OA भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये आगे बढ़ा दिया, और ये जो B बिंदु है इससे OA भुजा पर एक अब लंब डाल दें, मान लीजिए लंब N बिंदु पर आकर के मिलता है, ठीक है। तो जो BN है वो ON रेखा पर अभिलंब की तरह काम करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस चित्र को वापस से फिर से उन रेखाओं को बनाऊं तो ये जो कोण है, ये पूरा कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये पूरा कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये पूरा कोण थीटा क्यों होगा? ये इस तरीके से हमने बनाया था, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा क्यों होगा? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। किसी भी समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। अब मैं केवल इस भुजा पर, इसको अगर मैं नाम भी देना चाहूं, ये भुजा जो है ये Q को व्यक्त कर रही थी, ये वाली भुजा, और एक ये वाली भुजा की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों Q को व्यक्त कर रही है, दोनों समांतर भुजाएं हैं। और ये जो AON रेखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसी रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो जो सम्मुख सॉरी संगत कोण होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं? एक ही दिशा में एक की ओर बनने वाले कोण। ये दोनों ही कोण इन दोनों रेखाओं के राइट में बन रहे हैं और दोनों ही एक ही ओर बन रहे हैं, दोनों देखो ऊपर की तरफ बन रहे हैं। अगर यही कोण, ये दो समांतर रेखाएं होती है, त्रियक रेखा ऐसे काटती से, तो विपरीत दिशा में विपरीत और बनने वाले कोण, विपरीत दिशा में मतलब एक राइट लेफ्ट में बन रहा है तो दूसरा राइट में बने, एक समांतर रेखा के नीचे बन रहा है तो दूसरा जो है वो समांतर रेखा के ऊपर बने, तो इनको अपन कह देते हैं एकांतर कोण। आमने सामने के कोण हो तो शीर्षाभिमुख कोण। तो ये तीन चार तरह के कोण आपने कक्षा 9 और 10 में पढ़े होंगे। ये दोनों संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, तो ये कोण हमारे पास में थीटा आ गया है।
अब यहीं से हम हमारा काम जो है वो शुरू करने वाले हैं। हम कहेंगे भाई अगर हम पाइथागोरस प्रमेय काम में लेना चाहें, ठीक है, तो मैं फिर से जो हमें जरूरत है मैं केवल उसी को रखूंगा, बाकी सब चीजों को यहां से मिटा रहा हूं। मुझे इस क्यू भुजा की जरूरत अभी नहीं है, तो मैं इस क्यू भुजा को यहां से हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये भी मैंने यहां से हटा दिया है। मेरे पास में एक चित्र रह गया है, जो चित्र कुछ इस तरह का चित्र है। इस चित्र को आप ध्यान से देखें, यही चित्र ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इसी चित्र को हम काम में लेंगे, और इसलिए मैं ये जो चित्र मैंने अभी बनाया उसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये चित्र हमने यहाँ पर देख रहे हैं पीडीएफ में भी आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है एज इट इज, तो जब पीडीएफ में दिखाई दे रहा है तो अलग से बनाने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय काम में लेना चाहूं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये जो त्रिभुज आपके पास में है ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये भुजा हमारे पास में है, एक ये भुजा आपके पास में और एक ये भुजा आपके पास में। ये अल्फा कोण के हिसाब से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहूं तो मैं कहूंगा ये वाली जो भुजा है यानी ओ बी, ये तो कर्ण हो गई, और जो ओ एन है ये आधार हो जाएगी, और जो एन भी भुजा है वो लंब हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि जो आधार है और जो लंब है और जो कर्ण है उनमें पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो रिलेशन है वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन एक खास बात याद रखना, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये पाइथागोरस प्रमेय किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पर लागू होती है, उनकी दिशाओं पर लागू नहीं होती है। यानी कि इसमें जब हम कर्ण लिखेंगे तो कर्ण की केवल लंबाई लिखेंगे, उसकी दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं। हम जब आधार का मान लिखेंगे तो उसकी लंबाई लिखेंगे, उसकी दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हम लंब लिखेंगे तो लंब की लंबाई लिखेंगे, उसकी दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी हम केवल क्या कर रहे हैं, ये जो तीर हमने बनाया है, ओ बी तीर हमने बनाया है, ओ एन तीर हमने बनाया है, एन बी तीर हमने बनाया है, या हम कहें कि ओ बी ओ ए और ए बी, ये जो तीर हैं हम इन तीर की केवल लंबाई ले रहे हैं। और जब हम केवल इन तीर की लंबाई ले रहे हैं, किसी सदिश को व्यक्त करने वाले तीर की जो लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। यानी इससे जो भी हमारे पास में आएगा वो केवल सदिश का परिमाण आएगा, दिशा हमारे पास इससे नहीं आएगी। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर मान रखने वाले हैं। कर्ण का मान कितना है, तो आप देख सकते हो कर्ण कौन है इसमें से, इस समय इस ग्राफ को देख, इस चित्र को देख करके बताओ कर्ण कौन है। ओबी 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 है, तो हम कहेंगे ये हो गया हमारे पास में ओबी का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आधार की बात करें तो आधार कौन है, तो हम कहेंगे आधार है ओ एन, ठीक है, तो ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। और जो लंब है वो कौन है, तो वो हो गया एन बी, तो हम कहेंगे ये हो गया एन बी का स्क्वायर। ये हम किस में ले रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ओ एन बी की, त्रिभुज ओ एन बी में, त्रिभुज ओ एन बी की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो ओ एन बी में हमारे पास में क्या गया, ओ एन सॉरी ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर। अब अगर हम इसके मान रखना चाहें तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे ओ बी का मान तो हमारे पास में क्लियरली डायरेक्टली दिया हुआ है आर है, लेकिन ओ एन और एन बी का मान हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में तो केवल ओ ए का मान है और ओ ए बी का मान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ एन का मान निकालने का प्रयास करेंगे। ओ एन का मान निकालने का प्रयास करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे जो ओ एन भुजा है वो ओ एन भुजा दो टुकड़ों में बांटी जा सकती है। ये ओ एन भुजा, इस ओ एन भुजा को हम क्या कह सकते हैं, ओ ए प्लस ए एन, यहां से यहां तक की लंबाई प्लस इसमें ए एन को जोड़ दो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब अपने को यहाँ पर क्या चाहिएगा, ये एक तो ओ एन का मान आ गया हमारे पास में। अब ऐसे अगर मैं एन बी को भी लिखना चाहूं तो ये जो मान है ये इस समीकरण में रख दो आप, इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एन की जगह आ गया ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ओ एन। हमने केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र इसमें लगाया है, ठीक है। वो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, पहली संख्या का स्क्वायर करो दूसरी का स्क्वायर करो फिर दोनों को गुणा करके, सर ए एन होगा सॉरी सॉरी ए एन
हाँ ए एन होगा, मैंने बाई मिस्टेक ओ एन लिख दिया, ए एन। तो 2OA ए एन, और अब लास्ट में हमारे पास में क्या बचा हुआ है, एन बी बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस एन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो समीकरण है इसको सॉल्व अगर अपने को करना है तो हमारे पास में एक समस्या है अभी समीकरण को सॉल्व करने में। समीकरण को सॉल्व करने में समस्या क्या है, तो देखते हैं हम। इस जो चित्र है उस चित्र को आप देखोगे तो ओबी का मान आपके पास में नहीं है, सॉरी ओबी का मान आर है हमारे पास में, ओ ए का मान भी हमारे पास में है पी, लेकिन हमारे पास में ए एन का मान नहीं है और एन बी का मान नहीं। ओ एन, ए एन और एन बी का मान हमारे पास में नहीं है, तो ए एन और एन बी का मान हम यहां से निकालने वाले हैं। वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से यहां तक का जो हमने पढ़ा है उसे हम पीडीएफ में भी समझने का प्रयास करेंगे, पीडीएफ में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में देखो क्या आएगा, हमारे पास में हमने जैसे कहा था कि दो सदिश हैं, एक पी सदिश है और एक क्यू सदिश है। एक्चुअल में सदिश क्यू कहाँ था, ये क्यू सदिश इस तरफ था, हमने केवल इसके समानांतर एक और रेखा बनाई है जो क्यू सदिश को व्यक्त कर रही है, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा था, तो ये कोण भी थीटा हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये दो सदिश है हमारे पास में पी और क्यू, हमने यहाँ बी बिंदु से एक अभिलंब डाल दिया है, ये अभिलंब है जो एन बिंदु पर आकर के मिल रहा है, तो ये बी एन एक अभिलंब हो गया। अब अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहूं इस त्रिभुज ओ एन बी में, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहती है कि भाई कर्ण जो है हमारे पास में, कर्ण ओ बी का स्क्वायर बराबर आधार ओ एन का स्क्वायर प्लस लंब एन बी का स्क्वायर। ओ एन की हम बात करें तो ओ एन ओ ए और ए एन से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए हम कहेंगे ओ एन बराबर ओ ए प्लस ए एन। ये समीकरण में रख दिया, ओ एन की जगह तो हो गया ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए एन प्लस एन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो उद्देश्य है इस समीकरण में जो हमें सॉल्व करना है, हमारा अंतिम उद्देश्य इसमें अभी क्या हो गया है, हमें दो राशियों के मान ज्ञात करना है। एक तो हमें ए एन का मान ज्ञात करना है, एक हमें एन बी का मान ज्ञात करना है। एक तो हमें ए एन का मान ज्ञात करना है, एक एन बी का मान ज्ञात करना है। तो मैं ए एन और एन बी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक तरीका काम में लूंगा, ध्यान से समझना। मैं एक ये जो चित्र है इस चित्र में से एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ए है, ये एन है, ये बी बिंदु है और ये हो गया हमारे पास में ए बी बिंदु। ठीक है, ये क्यू है, ये हमें दिख रहा है, ये कोण थीटा है। मैंने केवल इतने हिस्से को अलग बना दिया है। ठीक है, अब इस थीटा के हिसाब से देखें तो मुझे बताओ कि एन बी आधार है, लंब है या कर्ण है? लंब लंब है, लंब डेफिनेटली लंब है, क्योंकि जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। और ए एन जो है वो कौन है, वो है आधार, और ये जो क्यू है वो हो गया कर्ण। ठीक है, तो हमारे पास में कर्ण भी हमें पता चल गया, आधार भी हमें पता चल गया, लंब भी हमें पता चल गया। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये आधार कर्ण और लंब क्यों निकाल रहे हो, तो ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए एन का मान या एन बी का मान, यानी किसी एक भुजा का मान निकालना। जब भी किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का मान ज्ञात करना हो तो उसके दो तरीके हैं, एक है पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। पाइथागोरस प्रमेय हम तब काम में लेते हैं जब हमें दो भुजाओं के मान दिए हुए हों और एक का ज्ञात करना हो, और त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र हम तब काम में लेते हैं जब हमें एक भुजा और कोण का मान दिया हुआ। तो हमें यहाँ पर एक भुजा यानी कर्ण का मान दिया हुआ है और कोण थीटा दिया हुआ है, इसलिए हम क्या काम में लेंगे, हम त्रिकोणमितीय अनुपात काम में लेंगे। तो अब जैसे मुझे मान लो ए एन निकालना है, यानी क्या निकालना है, हमें आधार निकालना है। ठीक है, और कर्ण हमें दिया हुआ है, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का ऐसा सूत्र काम में लेना पड़ेगा जिसमें आधार और कर्ण दोनों आते हो। ऐसे दो सूत्र है हमारे पास, एक है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और एक है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। आप ये हमेशा याद रखें, जब भी इस तरह की चीजें आपको निकालनी होती त्रिकोणमितीय अनुपात से, तो साधारणतः आप साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन इन तीनों में से ही किसी को काम में लें। आप कॉस साइन कॉस और टेन इन तीनों में से काम में लें, कॉट सेक और कॉसेक को काम में आप कम से कम लें। क्यों?
क्योंकि साइन, कॉस और टेन के मान हमें इजीली याद होते हैं, उनके सूत्र हमें इजीली याद होते हैं, उनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे भी कॉट, सेक और कॉसेक इन तीनों के ही तो व्युत्क्रम है। तो हम यहाँ पर कॉस और सेक में से कौन सा सूत्र काम में लेंगे? कॉस वाला सूत्र काम में लेंगे। हम सब जानते हैं कॉस ऑफ थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये तो आपको लाल कक्का वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, उससे याद होगा ही वैसे भी। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार, आधार कौन है? आधार है ए एन। और कर्ण कौन है? तो कर्ण का जो मान है वो है ए बी। ठीक है, इस ए बी को इधर लेके चले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा बराबर ए एन, यानी ए एन का मान आ गया आपके पास में ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मैं एन बी का मान निकालना चाहूं तो एन बी जो है वो लंब है, और लंब के लिए क्या सूत्र होगा हमारे पास में? हमारे पास में होगा सूत्र लंब बटा कर्ण बराबर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू साइन ऑफ थीटा। लंब का मान है एन बी और कर्ण का मान है ए बी साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास में एन बी का मान तो आ गया ए बी साइन थीटा, और ए एन का मान आ गया हमारे पास में ए बी कॉस थीटा। ये जो दोनों मान हमने निकाले हैं, ये दोनों मान हम पिछली समीकरण में जहां पर हमारे पास में ए एन और एन बी है, वहां पर हम यहाँ पर ये दोनों मान रखने वाले हैं। देखते हैं एक बार फिर से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमें ए एन और एन बी का मान निकालना था, तो हमने जो त्रिभुज है ए बी एन, ये वाला त्रिभुज काम में लिया है। इस त्रिभुज में cos थीटा बराबर ए एन अपॉन ए बी है, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये जो मान है हमारे पास में, इसी मान से हम एन बी का मान भी निकाल सकते हैं। तो एन बी का मान हमारे पास में कितना आया था? एन बी का मान हमारे पास में आया था ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर हम ए बी की बात करें तो देखो ए बी का मान यहाँ दूसरे अलग तरीके से भी निकाला हुआ है। ए बी का जो मान ए बी का स्क्वायर बराबर ए एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर करके भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक और ये भी हमारे पास में तरीका है, लेकिन मैं ये समीकरण काम में लेने वाला हूं, ये वाली समीकरण, ये समीकरण मैं यहाँ पर काम में लेने वाला हूं, और इस समीकरण से ही हम जो है वो मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास में क्या आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। हम मिटा दो थोड़ा सा, पहले जगह बन जाए जिससे हमारे पास में इसको। तो जो समीकरण है हमारे पास में, ये समीकरण है, ये समीकरण है, इस समीकरण को मैं काम में लेने वाला हूं। तो देखो हमारे पास में क्या है, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एन। तो ए एन का मान हमारे पास में कितना आया था? ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए बी का ए एन का मान ए बी कॉस थीटा है, तो इसका ए एन का स्क्वायर है, तो ए बी कॉस थीटा का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। दूसरा पद है हमारे पास में, इसके बाद में है प्लस 2 OA इंटू ए एन। तो ए एन का मान है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास में एन बी का मान कितना है हमारे पास में? ए बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ पर ये मान रखने वाले हैं जो मान हमारे पास में अभी तक उपलब्ध हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में क्या क्या है। ओबी की आप बात करोगे तो ओबी किसके बराबर है? आर के बराबर है, तो हम कहेंगे ओबी की जगह आ जाएगा आर, ये हो गया आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर हमारे पास में आ गया, ओबी का जो मान है वो। इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पर ओ ए का मान रखना चाहें, तो ओ से ए की दूरी को हमने क्या माना है? सदिश पी माना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? पी, ओ ए की जगह पी आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, प्लस ए बी को हमने क्या माना है? क्यू, तो ए बी की जगह आ जाएगा हमारे पास में क्यू इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ओ ए यानी पी, ठीक है, इंटू ए बी कॉस थीटा, तो ए बी का मान है क्यू इंटू कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, प्लस ए बी साइन थीटा, ये हो गया क्यू
साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूं, मैं यहीं पर इस ब्रैकेट को खोलूंगा, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो मेरे पास में क्यू साइन थीटा का स्क्वायर है, तो क्यू का भी स्क्वायर होगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा। देखो ये क्यू पर भी आ गया और ये साइन पर भी आ गया। और ऐसे ही ये वाला जो हमारे पास में मान है क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास में जो स्क्वायर है वो क्यू पर भी आएगा और कॉस थीटा पर भी आएगा, तो ये स्क्वायर हम क्यू पर भी लगा देते हैं और कॉस थीटा पर भी लगा देते हैं। ये क्यू का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्यू कॉस स्क्वायर थीटा और सॉरी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपके पास में क्या रह जाएगा, एक तो रह गया आर स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर ऑलरेडी है, और देखो इस वाले पद और इस वाले पद, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया क्यू स्क्वायर, अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस ये वाला पद हमने ले लिया, ये वाला पद हमने ले लिया, ये वाला पद हमने ले लिया, तो केवल एक लास्ट ये वाला पद रहा, ये हो गया 2p इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस पूरी समीकरण में आप देख सकते हो हमारे पास में जो सेकंड पद है, जिसमें हमारे पास में ब्रैकेट में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना मान होता है इसका, एक होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं और इसकी जगह मैं लिख देता हूं एक, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं, हमारे पास में आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ये आर स्क्वायर का मान है, और अगर आर का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसका अंडररूट कर दो, अंडररूट कर दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, दो ऐसे सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात कर लिया है जो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा भी व्यक्त किए जा सकते हैं। ये देखो P और Q त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में भी हैं, और अगर इनको हम चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के रूप में लें तो भी हम इसका मान इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये जो समीकरण है, ये जो हमने मान निकाला है परिणामी सदिश, ये त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से व्यक्त किए जाने वाले दो सदिशों का भी परिणामी सदिश है, और समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाने वाले दो अक्रमागत सदिशों का भी परिणामी सदिश है, ठीक है, जिनके बीच का कोण कितना है, थीटा। थीटा क्या है, ये P और PQ के बीच का कोण है, कब, जब ये अक्रमागत भुजाओं के बीच रूप में व्यक्त किए जाते हैं। अब अगर मान लो, देखो इसमें आप गड़बड़ी क्या करते हो, आप देखते हो भाई ये चित्र है, इस चित्र में तो हमको दिख रहा है कि ये जो P है और ये जो Q है, ये दो क्रमागत सदिश है। अगर हम इनको दोनों को क्रमागत सदिश के रूप में लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तब थीटा P और Q के बीच का कोण नहीं है यहां पर, ठीक है, तब थीटा P और Q के बीच का कोण नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा है कि P और Q के बीच का कोण ये है, ठीक है। अब गड़बड़ी क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि आपको एक्चुअल में कोण निकालने का तरीका नहीं पता है, कोण कैसे निकाला जाए। जब मैं कहूं कि P और Q के बीच का कोण है, तो आप ये मत समझ लें कि जो भाई P की रेखा बना दी और Q की रेखा बना दी और जो कोण दिख रहा है वही कोण हो गया इनके बीच का, नहीं। सदिशों में कोण निकालने का एक सिस्टम होता है, कैसे हम पता लगाएं कि P और Q के बीच का कोण कौन सा है। जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, मान लीजिए एक रेखा है और ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक सदिश है P और ये एक सदिश है Q, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का ये कोण है यहां पर। तो बताओ, मेरा सीधा सा सवाल है, ये एक रेखा और है और ये रेखा मैंने आगे बढ़ा दी है, ठीक है, मैं नाम भी देता हूं इसको OA, ये B हो गया और ये मान लो ये हो गया C, ठीक है। मुझे बताओ कि सदिश P और Q के बीच में कितना कोण बन रहा है, 120। 120, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में सदिश P और Q के बीच में 120 डिग्री नहीं बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आप कहोगे भाई 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण कैसे बन रहा है, तो ध्यान से समझना, कोण निकालने कैसे निकालते हैं कोण, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमेशा माइनस कर दिया तो माइनस करने से कोण आएगा, कोण निकालने के लिए तरीका जो है वो ध्यान रखना, ध्यान से समझना मेरी बात को।
ये एक सदिश है, ये एक सदिश है दूसरा, इन दोनों के बीच का कोण निकालना है आपको। तो सबसे पहली बात तो इन सदिशों में से किसी एक सदिश या दोनों सदिश को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे समानांतर रूप से इस प्रकार से खिसकाइए कि दोनों सदिशों का जो पश्च भाग है यानी पूंछ वाला सिरा है वो आपस में मिलने लगे। अभी मुझे बताओ कि इस पोजीशन में ये दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री हमने लिखा हुआ है, क्या दोनों का पश्च भाग आपस में मिला हुआ है? नहीं 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 सर। नहीं। नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला हुआ है तो फिर ये कोण इनके मध्य का कोण नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इनका पश्च भाग आपस में मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये जो P है इसको थोड़ा सा आगे धक्का दे देता हूं। ये P को मैंने थोड़ा सा आगे धक्का दे दिया, ये यहां पर लिया है मैं, धक्का देकर के लिया है। अब ये जो दोनों के बीच का कोण है यानी एक के पश्च भाग से दूसरे के पश्च भाग के बीच का जो कोण है, ये कोण ही इन सदिशों के बीच का कोण कहलाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। 60 समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे? जिस जिस जगह पर हाँ, इनके हाँ। पश्च भाग मिल रहे हो उस भाग के बीच का कोण आपको निकालना है। एक के पश्च भाग से दूसरे के पश्च भाग तक जाना है। यहां पर 120 तो क्या कर रहा है, एक के अग्र भाग से दूसरे के पश्च भाग तक जा रहा है। हमको क्या करना है, एक के पश्च भाग से दूसरे के पश्च भाग तक जाना है। ये दोनों के पश्च भाग आपस में मिले हुए होने चाहिए, तब इन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो इन सदिशों के बीच का कोण कहलाएगा। तो ये जो समीकरण हमने लिखा है थीटा, इसमें ये थीटा क्या है, P और Q के बीच का कोण है, तब जबकि इनके मध्य कोण निकालने के लिए इनके पश्च भाग आपस में मिले हुए हो। तो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, उनके पश्च भाग मिलाने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये जो R है, ये R एक्चुअल में क्या है, ये R एक्चुअल में इन दोनों सदिशों का योग है। तो ये जो हम लिखते हैं ना परिणामी सदिश, वो वास्तव में जिन सदिशों का परिणामी सदिश निकाला गया है उनका योग होता है। अब इसको अपन सदिशों का योग भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सदिशों के योग से, सदिश P और Q के योग से जो परिणामी सदिश आता है उस सदिश का मान इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अब इसकी दिशा भी निकाल लेते हैं अपन। ये तो हमने केवल मान निकाला है, अब हम क्या करेंगे, इसकी दिशा निकालेंगे। यानी कि ये जो कोण अल्फा हमने यहाँ लिखा है उस कोण अल्फा का मान हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ये कोण अल्फा क्या है, कोण अल्फा परिणामी सदिश R का सदिश P से बनने वाला कोण है, इसका मान मैं यहाँ पर निकालने वाला हूं। तो ये कैसे हम निकालेंगे, देखिए अगर मैं इस त्रिभुज को ध्यान से देखूं, जो त्रिभुज हमारे पास में कौन सा है, ONB, तो इस त्रिभुज में tan अल्फा का मान अगर मैं निकालना चाहता हूं तो अल्फा के हिसाब से, अल्फा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, यानी कि NB हो गया लंब, और ये जो पूरी भुजा है ये हो गई आधार, और ये जो पूरी भुजा है ये हो गया कर्ण। अब हम सब जानते हैं कि tan का जो मान होता है किसी कोण के लिए वो लंब बटा आधार के बराबर होता है। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है। अब ये जो लंब बटा आधार है tan अल्फा का मान, इसमें लंब का मान कितना है, तो हम कहेंगे भाई लंब का मान है NB, और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है ON, NB अपॉन ON। अब मैं यहां पर मान रख रहा हूं, देखो NB का तो मान हमने पहले ही निकाला हुआ था, लेकिन वो मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, केवल NB लिख रहा हूं। ON को हम लिखना चाहें तो ON बराबर हो जाएगा OA प्लस AN। अब यहां पर हम NB और AN इन दोनों के मान लिखने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan अल्फा बराबर NB का मान AB cos ऑफ थीटा अपॉन OA की जगह OA है, और AN की जगह हमने निकाला था AB, उल्टा गलत लिख दिया मैंने, NB का मान जो है वो AB cos थीटा नहीं, AB sin थीटा होगा, AB sin थीटा, और जो AN है उसका मान हमने निकाला था AB cos ऑफ थीटा। तो AB sin थीटा अपॉन OA प्लस AB cos थीटा ही हमारे पास में आ गया। फिर से समझ लीजिए, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान है NB, आधार का मान है हमारे पास OA, और ये हमने इस अल्फा के हिसाब से लिया है क्योंकि कोण यहाँ अल्फा लिया तो अल्फा के हिसाब से आपको लंब और आधार लेने पड़ेंगे।
एन बी का जो मान है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, और ओ एन का जो मान है वो ओ ए और ए एन के योग के बराबर होता है, जिसमें से ओ ए तो ओ ए ही है, लेकिन ए एन जो है उसका मान ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, देखो यही हमने यहाँ पर भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं हमने निकाला है tan अल्फा बराबर एन बी अपॉन ओ एन। ठीक है, एन बी ओ ए अप प्लस ए एन, ओ एन की जगह हमने लिख दिया ओ ए प्लस ए एन। अब जो एन बी का मान है वो है ए बी साइन थीटा और ए एन का मान है ए बी कॉस थीटा। तो ये समीकरण यहाँ पर भी हमारे पास में आ रही है। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। tan अल्फा बराबर हमारे पास में आया था ए बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ओ ए प्लस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो ए बी का मान कितना है, तो पिछले पेज पर अपन चलते हैं, तो ए बी जो है वो क्यू के बराबर है। ठीक है, तो ए बी की जगह आ गया हमारे पास में क्यू साइन ऑफ थीटा अपॉन ओ ए की जगह आ गया पी प्लस क्यू कॉस थीटा की जगह आ गया कॉस थीटा, तो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब देखो मैं एक कंडीशन बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ये सूत्र याद रखने का तरीका बता रहा हूं। मान लो आपके पास में न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप ऐसे डेरिवेशन को सॉल्व करने थोड़ा ना बैठोगे भाई। अगर आपके पास में कोई न्यूमेरिकल आ गया तो वहां तो डायरेक्ट सूत्र काम में लेना पड़ेगा, तो डायरेक्ट सूत्र याद भी तो होना चाहिए। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये भुजा है Q, ठीक है, ये भुजा है आपके पास में P, और ये जो सदिश है ये है इनका परिणामी सदिश। ठीक है, ये परिणामी सदिश है, ये परिणामी सदिश है। ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं वो P और Q के बीच का कोण है थीटा, ये वाला कोण है अल्फा, ये है R। ठीक है, जो मैं सूत्र निकालूंगा उसको ध्यान से आपको समझना है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, समझने में कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि ये टेक्निक आगे आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी। अगर आपको इस अल्फा का मान निकालना है, अल्फा कौन है, P और Q के परिणामी सदिश का कोण है, किससे, P से। जब आपको दो सदिशों के परिणामी सदिश का कोण किसी एक सदिश से निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, तो हमें ये निकालना है tan अल्फा। ठीक है, ध्यान से समझे मेरी बात को, सूत्र निकालने का, ये सूत्र डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या करेंगे कि ये जो अल्फा कोण बन रहा है ये परिणामी सदिश का कोण है, किस सदिश से बन रहा है, ये P से बन रहा है, तो P को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब कौन सा सदिश बचा हुआ है बच्चों, क्यू बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस क्यू का साइन घटक लेना है और कॉस घटक लेना है, और उस घटक में थीटा जो है वो इन दोनों मूल सदिशों, मूल सदिश कौन कौन है इनमें, Q और P। Q और P। ये R जो है ना ये कोई सदिश नहीं है, आप ये मत समझना कि R ऐसे तो है तो सदिश ही, लेकिन R कोई अलग सदिश नहीं है। इस P और Q को दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव है उसको हमने R कहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास में मूल सदिश तो P और Q ही है, तो ये जो R है वो P से अल्फा कोण बना रहा था, P को भूल गए हम, बचा Q। अब Q का आपको क्या करना है, साइन घटक लेना है, Q साइन, और यहां पर थीटा जो लिखना है आपको, कोण जो लिखना है वो मूल सदिशों के बीच का कोण लिखना है, तो मूल सदिशों के बीच में कोण कितना है, थीटा। ऐसे ही नीचे भी आपको लिखना है Q cos थीटा, ऊपर साइन घटक नीचे कॉस घटक, याद रह जाएगा, tan में भी ऊपर साइन आता है और नीचे कॉस आता है, तो यहाँ tan ही तो निकाल रहे अपन एक तरीके से। फिर नीचे जो कॉस घटक है उसके साथ में आप वो सदिश लिखें जिससे कोण बन रहा है, ये अल्फा P से बन रहा है तो आप यहाँ P लिख दें, यहां पर आप क्या लिख दें, P लिख दें। आप देख लीजिए वो का वही फॉर्मूला आ गया है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। आ गया कि नहीं आ गया। अब मैंने आपको ये तरीका क्यों बताया, आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ऐसे याद कर लेते, ये इतना ये इसमें माथा फोड़ी क्यों करवा रहे हो सर, हम तो ये हमें वैसे याद हो जाएगा, आपको आप हमें क्या कच्चा खिलाड़ी समझते हो क्या। नहीं भाई, मैं आपको कच्चा खिलाड़ी नहीं समझता हूं, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया है कि मान लीजिए आपको ये जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ आ गया, सपोज, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ आ गया,
ये ऐसे बना हुआ आ गया, ये P है, ये Q है, ये अल्फा है। यानी अब जो कोण है आपको वो P से नहीं निकालना है, अब जो कोण है वो आपको निकालना है किससे? Q से निकालना है। अब जो कोण है वो Q से निकालना है। तो आप कहोगे सर इतना सही तो करना है, P की जगह Q करना है, Q की जगह P करना है, बस, है ना? या तो यू कर दीजिए, और या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, tan अल्फा बराबर, ये अल्फा किससे बन रहा है कोण? Q से। Q को भूल जाओ, जिससे कोण बन रहा है उसको भूल जाओ, बचा कौन? P का साइन घटक ले लो, P साइन थीटा अपॉन नीचे इसका कॉस घटक ले लो, P कॉस थीटा प्लस, अब जिसको भूल गए थे उसको वापस याद कर लो, Q। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। ये थीटा क्या है? ये थीटा P और Q के बीच का कोण है। क्लियर है? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। ठीक है, आगे Yes, चले हम sir. इससे। चलो, तो ये तो हमने मान निकाला, सदिश का, दो सदिशों के परिणामी सदिश का मान निकाल लिया, उसका कोण निकाल लिया। कोण निकालने का मतलब एक तरीके से दिशा निकाल लिया आपने। जैसे आपने कहा भाई ये 30 डिग्री के कोण पर है, इसका मतलब इस दिशा से 30 डिग्री का कोण जिस दिशा में होता है ये उसी दिशा में है। तो कोण निकालना भी एक प्रकार से दिशा निकालना ही है। ठीक है, अब हम कुछ विशेष कंडीशन ले रहे हैं। विशेष कंडीशन कौन कौन सी? जब P और Q दोनों एक ही दिशा में हो, यानी दोनों के बीच का जो कोण थीटा है वो 0 हो, तो इनका परिणामी सदिश क्या होगा? तब हम कहेंगे R बराबर हो जाएगा अंडररूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। कॉस थीटा जो था उसमें कॉस में थीटा का मान आ जाएगा 0, कॉस 0 का मान होता है 1, तो हमारे पास में आ जाएगा R बराबर अंडररूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ये सूत्र अगर आप अंदर देखोगे ध्यान से तो P प्लस Q का होल स्क्वायर वाला सूत्र है, देख लो, P प्लस Q का होल स्क्वायर है ना, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? R बराबर अंडररूट ऑफ P Yes, प्लस sir. Q का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का अंडररूट लोगे तो वापस क्या आ जाएगा? मूल संख्या आ जाती है, तो आपके पास में R का मान आ गया P प्लस Q। यानी दोनों सदिश जब एक ही दिशा में हो और उनका परिणामी सदिश ज्ञात करना हो तो सीधे ही उनको जोड़ दो, सीधे जोड़ दो उनको। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम आर का कोण निकालना चाहें, भाई परिणामी सदिश का मान तो हमने निकाल लिया कि जोड़ने से आएगा, अब दिशा भी देख लेते हैं, दिशा क्या आएगी। तो दिशा के लिए हम क्या कहेंगे? दिशा के लिए हम कहेंगे हमारे पास में सूत्र क्या था? हमारे पास में सूत्र था आर बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो ये हो जाएगा क्यू साइन 0 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो क्यू साइन 0 का मान हो जाएगा 0 ऊपर और नीचे, सॉरी आर लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, ये आर नहीं tan अल्फा होगा, ये tan अल्फा लिखना है मैं यहाँ पर, tan अल्फा, ये भी tan अल्फा। ठीक है, 0 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है तो एक क्यू रह गया, पर 0 बटा समथिंग बराबर आता है 0, तो tan अल्फा का मान कितना आ गया? 0। tan अल्फा का मान 0 है, ये तभी हो सकता है जब अल्फा का मान कितना हो? अल्फा का मान 0 हो। 0 कोण के लिए ही स्पर्शा का मान भी 0 आता है, यानी कि जो अल्फा है उसका मान कितना आएगा? 0। अब अल्फा क्या था? अल्फा क्यू सदिश से बनने वाला कोण था, यानी आर जो है वो क्यू सदिश से 0 डिग्री का कोण बनाएगा। जब भी कोई सदिश दूसरे सदिश से 0 डिग्री का कोण बनाता है मतलब वो दोनों एक ही दिशा में, यानी आर किस दिशा में आएगा? क्यू की दिशा में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी और क्यू एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी सदिश भी उसी दिशा में हमारे पास में आएगा। अब एक और कंडीशन हम ले रहे हैं, एक और कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि जब ये दोनों ही सदिश पी और क्यू एक दूसरे के लंबवत हो लंबवत हो तो क्या होगा? यानी एक सदिश इधर हो और एक सदिश इधर हो, ये पी, ये है मान लीजिए पी और ये है क्यू। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, ये हो गया इनका परिणामी, ये हो गया अल्फा। ठीक है, ये अल्फा कोण जो है वो पी सदिश से बन रहा है हमारे पास में। देखते हैं, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? आर का मान, आर बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ
कॉस थीटा की जगह आ गया 90 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये अंतिम पद तो 0 आ जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो परिणामी सदिश उन दोनों सदिशों के वर्गों के योग का वर्गमूल होता है। दोनों सदिशों का वर्ग कर दिया, उसका योग कर दिया और उसका वर्गमूल ले लो। ठीक है, अब अपने को निकालना है कोण। कोण, तो कोण के लिए वही सूत्र है हमारे पास में tan वाला, tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा की जगह आ गया 90 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 90। 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो q साइन 90 का मान होता है 1, तो q इंटू 1 बराबर q आ गया ऊपर, और नीचे p प्लस q कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा आपके पास में, p प्लस 0 बराबर हो जाएगा p। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया q अपॉन p, q अपॉन p, ये tan अल्फा का मान आ गया। यहां से आप अल्फा का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोण भी निकाल सकते हैं जब 90 डिग्री हो तब। एक और कंडीशन हम लेंगे इसमें, एक और कंडीशन हम क्या लेंगे कि सदिश अगर मान लो हमें सदिशों का व्यकलन निकालना, ये तो हम निकाल रहे थे सदिशों का योग, ठीक है, अब सदिशों का व्यकलन निकालना हो तो, व्यकलन निकालना हो तो कैसे निकालें, तो व्यकलन जो होता है ना वो भी एक प्रकार का योग ही होता है। अब आप कहोगे भाई व्यकलन योग कैसे होता है, व्यकलन जो है वो योग कैसे होता है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको p माइनस क्यू का मान निकालना है, ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको मैं अगर r कह दूं तो वास्तव में ये जो है r बराबर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, p प्लस माइनस का q, लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। लिख सकते हैं ना, यानी एक तरीके से p माइनस क्यू क्या है, p और माइनस क्यू का योग है, और माइनस क्यू क्या होता है, क्यू का विपरीत सदिश। माइनस क्यू जो होता है वो क्यू का विपरीत सदिश होता है। तो हम एक तरीके से p माइनस क्यू जो निकाल रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास में, p माइनस क्यू जो है वो एक तरीके से हमारे पास में हो जाएगा p प्लस माइनस का q। तो अब देखो, जैसे मान लो आपको एक सदिश दिया हुआ है, ये q सदिश दिया हुआ है, ठीक है, ये तो है p सदिश, ये है p सदिश, ठीक है, और ये जो सदिश है वो है q सदिश, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, तो अब अगर आपको p माइनस क्यू निकालना है तो इसकी जगह आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हैं। यानी मुझे क्या करना है, एक सदिश तो मुझे p लेना है और दूसरा सदिश मुझे क्या लेना है, माइनस क्यू। और माइनस क्यू कौन होगा, क्यू के ठीक विपरीत दिशा का जो सदिश है वो माइनस क्यू कहलाएगा। ये माइनस क्यू हो गया, ये हो गया माइनस क्यू। ठीक है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअल में, मैं एक्चुअल में p और माइनस क्यू का योग निकाल रहा हूं। तो योग के लिए तो अपन वही वाला सूत्र काम में ले सकते हैं जो पहले लिया था। योग के लिए हमारे पास में सूत्र क्या था, r बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बस आपको क्या करना है, इस सूत्र में, इस सूत्र को इस चित्र पर अप्लाई करना है। तो इस सूत्र को इस चित्र पर अप्लाई करेंगे हम, पुराना वाला जो सूत्र हमने निकाला था वो का वही हम काम में लेंगे, बस जो चीजें हमने बदली है वो हम यहाँ पर बदल देंगे। तो r हो गया हमारे पास में r, देखो p तो p ही है अभी भी, पिछले वाले में एक सदिश हमने p लिया था और दूसरा सदिश हमने q लिया था, लेकिन इस वाले में हम एक सदिश तो p ले रहे हैं और दूसरा सदिश q नहीं ले रहे हैं, q की जगह हम ले रहे हैं माइनस क्यू। ये माइनस का q हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और वैसे भी देखो यहां पर ना ये ब्रैकेट में माइनस क्यों नहीं लिखना चाहिए आपको, कभी भी क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर माइनस क्यों, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि नहीं 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 नहीं, इसका कारण बता रहा हूं मैं। ये जो p और q हम ले रहे हैं इसमें, नहीं, ये p और q जो हम ले रहे हैं इसका कारण है कि हमने यहाँ p और q का परिमाण लिया है, दिशा नहीं ली है, हमने केवल इसकी लंबाई ली है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया था हमारे पास में ये सूत्र। चलो एक उदाहरण लूंगा, आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो उदाहरण से आपको ये समझ में आ जाएगा माइनस क्यू क्यों नहीं लेना है अपने को इस सूत्र में। यहां पर जो है माइनस क्यू क्यों नहीं लिखना है क्यू की जगह पर, जबकि हम ले तो माइनस क्यू ही रहे।
ये एक त्रिभुज है बच्चों आपके पास में, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसकी लंबाई 3 मीटर है, इसकी लंबाई 4 मीटर है, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? कोई बता सकता है? कैलकुलेट करके बताओ। 5 सर। 5 होगी, ठीक है ना, गणित के बच्चे सब आराम से बता सकते हो। अब देखो ये अपने पास में 3 मीटर है, एज इट इज है। ये जो 4 मीटर वाली भुजा है इसको मैं नीचे बना देता हूं, ये नीचे बना दिया, ये हमारे पास में ये भुजा। अब मुझे बताओ कर्ण की लंबाई कितनी होगी? 5 मीटर। अभी 5 5 मीटर आई है ना, अभी 5 मीटर ही आई है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय हम काम में लेते हैं उसमें हमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो भुजा की लंबाई चाहिए, हमें तो भुजा की लंबाई चाहिए, हमें दिशा से कोई लेना देना यहां पर नहीं है। तो ऐसे ही ये जो हमने चित्र अभी बनाया था जिसमें हमने इस भुजा को कहा P, ठीक है, इस भुजा को हमने कहा Q, और हमने क्या किया, इसके ठीक विपरीत दिशा में एक और भुजा बना दी, ये हो गया -Q। तो Q और -Q की लंबाई तो बराबर है, केवल दिशाई तो अलग है, दिशाई तो अलग है। तो यहां जो हम लेते हैं सूत्र में P और Q, ये P और Q की दिशा नहीं लेते हैं, हम केवल इसकी लंबाई यानी परिमाण लेते हैं। तो परिमाण तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, और परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको इस सूत्र में जब आप लिखेंगे तब आपको Q की जगह -Q नहीं लिखना है, आपको Q की जगह +Q ही लिखना है। तो सूत्र क्या होगा, R बराबर अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर, दूसरा सदिश है Q का स्क्वायर, प्लस 2PQ। आप गलती कर दोगे अगर -Q लिख दिया तो यहां पर -Q नहीं लिखना है, ठीक है। और ये जो cos थीटा है, इस थीटा में थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो ध्यान से समझना, ये कोण थीटा है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा होगा। और हमारे दो सदिश कौन कौन से हैं, एक सदिश तो है हमारा P और दूसरा सदिश हमारा कौन है, -Q। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। तो यहां थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हम लिखेंगे 180 माइनस थीटा, जगह ही नहीं बची। मैं थोड़ा सा इसको वापस से लिख देता हूं। तो जो नया समीकरण है हमारे पास में वो हो जाएगा, हमारे पास में ये जो नया समीकरण है वो हमारे पास में हो जाएगा R बराबर अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा का मान कितना होता है, गणित वाले बच्चे हैं आप सबको पता होगा कॉस 180 माइनस थीटा का मान माइनस का कॉस थीटा होता है, ये माइनस कॉस थीटा होता है। पीयूष अपना माइक ऑफ करो बेटा, पीयूष अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा R बराबर अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा है, तो ये माइनस बाहर ले लिया मैंने, और 2PQ कॉस थीटा। तो हमारे पास में जो मान चेंज हुआ वो कितना सा हुआ है, पहले यहां पर प्लस आ रहा था, अब यहां माइनस आ रहा है। तो अगर आपको दो सदिशों का योग करोगे P प्लस Q तो ये सूत्र आएगा, और अगर दो सदिशों का व्यकलन करोगे, सॉरी योग करोगे, तो इससे पहले जो सूत्र हमने पढ़ा था उसमें प्लस आएगा, और व्यकलन करोगे तो ये जो लास्ट वाला पद है इसमें माइनस आ जाएगा। केवल लास्ट वाला पद चेंज होगा और कोई पद चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं कोण भी निकालना चाहूं तो tan अल्फा का मान निकालना चाहूं यहां पर, तो tan अल्फा का जो सूत्र है हमारे पास में वो क्या आया था, tan अल्फा बराबर, सॉरी यहां लिख देते हैं, tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये जो थीटा है इस थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, 180 माइनस थीटा लिखना है। तो नया वाला फॉर्मूला उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, tan अल्फा बराबर Q साइन 180 माइनस थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ अल्फा बराबर हो जाएगा Q साइन 180 माइनस थीटा का मान कितना होता है, sin थीटा वेरी गुड, प्लस का साइन थीटा,
ठीक है, और ये प्लस ये हो गया पी क्यू cos 180 माइनस थीटा का मान, माइनस का cos थीटा होता है तो ये माइनस आ माइनस गया का cos। माइनस क्यू cos थीटा, ये हमारा नया सूत्र हो गया, ये हमारे पास में नया सूत्र आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कोण भी ज्ञात कर सकते हैं अगर दो सदिशों का व्यकलन करना हो तो, और हम उसका परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए तो आर वाला जो सूत्र हमने काम में लिया वो हम काम में लेंगे, और अगर हमें कोण ज्ञात करना है तो कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोण ज्ञात करने के लिए हम जो सदिश हमें दिया गया है उस सदिश का अल्फा का मान या जो दूसरा कोण दिया हुआ जो भी उसको नाम दिया गया उस परिणामी सदिश का किसी एक सदिश से कोण का जो नाम दिया है, अल्फा दिया है तो अल्फा, बीटा दिया है तो बीटा, फाई दिया है तो फाई, जो भी नाम दिया है उस कोण की स्पर्शजा हम ज्ञात कर लेंगे।